बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात हैं वो नहायत कशीदा हो चुके हैं और भारत की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि जारियत का ख़तरा मौजूद है, लेकिन याद रखा जाए कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर चुकन्ना है। अगर हम वज़ीर दिफा साहब का जो स्टेटमेंट है उसको सामने रखें तो उनके नज़दीक तो आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। इसके नतीजे में इन 2 या 3 दिनों में कुछ भी मुतवक्के है, मुसालत की तरफ भी बात जा सकती है या मामला बिगड़ भी सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो भारत सरकार है वो बार बार पाकिस्तान को एक ही धमकी दे रही है कि आपका पानी बंद कर देंगे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, मगर पाकिस्तान ने भी अब ये जवाब वाज़े तौर पर सामने रख दिया है भारत के कि अपने हिस्से की एक बूंद भी भारतीय सरकार या भारतीय जनता को लेने हम नहीं देंगे। अब मामला यह है कि दोनों मुल्कों में, दोनों देशों में ये जो टेंशन बढ़ रही है, क्या इसे फौरी तौर पे ख़त्म किया जा सकता है? वक्त की जो अहम ज़रूरत है और दोनों अतराफ़ के जो रवैये हैं ये किस ओर जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या बन सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पिछले चंद दिनों से आपको पता है कि एक टेंशन है और किसी भी एडवेंचर का ख़तरा भी हम महसूस कर सकते हैं। इंडियन मीडिया को अगर हम देखते हैं, वहाँ पे 24 आवर्स एक गुलगपाड़ा मचा हुआ है और सनसनी इतनी फैल गई है कि इंडियन मीडिया को देखने के बाद लगता है कि शायद जंग लगने वाली है। आपका तर्जिया या आपकी राय क्या है? क्या वाकई ऐसे हालात बनते हैं तो जंग का खतरा पैदा हो जाता है? जी, वो इंडिया इस वक्त जो है, ख़ासतौर पर मोदी सरकार जो है, वो अपने मीडिया का हॉस्टेज बन जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक इस तरह के बयानात देते हैं जो कि एक तरीक़ाकार है, मोदी का आपका नहीं है, पिछले 10-15 साल से इस तरह का ही सिलसिला जारी है। और वो अब क्योंकि उनकी जो सरकार है इस दफ़ा बड़ी थिन मेजॉरिटी के ऊपर आई है और वो उनको बिहार के अंदर इलेक्शन है, तो उनके ये स्पेकुलेशन और बहुत ज़्यादा ये धमकी आमेज़ गुफ्तगू जो है वो जारी थी। और इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इस क्राइसिस में वो सऊदी अरेबिया में थे मोदी साहब, और पहलगाम के वाक़े के बाद तो वो दिल्ली में जाने की बजाय सबसे पहले वो बिहार में गए और वहाँ पे जो हमें सियासी जलसे के अंदर, इलेक्शन के जलसे के अंदर जो है पाकिस्तान को ये धमकियाँ दी गई। मगर होता ये है कि जब इस तरह की आप धमकी आमेज़ गुफ्तगू करते हैं और सारा मीडिया उनका, क्योंकि उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके आई बॉल्स मिलते हैं। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे उस बड़ी मैच्योरिटी आ गई है मीडिया के अंदर कि हम बड़ी जो है, एक पहले इस तरह का होता था, हम बड़े अभी मैच्योर तरीके से हमारे यहाँ ये गुफ्तगू होती है। हमें वो जो है ना, इस तरह की धमकी आना गुफ्तगू का ना ज़रूरत है ना हमारे यहाँ है। हाँ, ऑफ कोर्स जो है जब इस तरह का धमकी का जवाब दिया जाता है तो फिर वो गुफ्तगू जवाब उसके मुताबिक किया जाता है, मगर हमारा ज़्यादा रिएक्शन के अंदर आता है। बाकी जंग की जो आप सूरत हाल कर रहे हैं कि उसके बाद उनकी अभी फंस गए हैं मोदी साहब कि उनको कोई फेस सेविंग चाहिए है। जाहिर है, मैं समझता हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो इक़दाम किए गए थे ये सियासी नेचर के थे, जो डिप्लोमेटिक उन्होंने किया। कोई उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली, उनके फॉरेन ऑफिस ने भी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी लिंकेजेस हैं पहलगाम के किसी मुल्क के साथ। उन्होंने भी डायरेक्टली मोदी साहब ने नाम नहीं लिया। नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता कि सबूत नहीं है। और इस बात का दुनिया भर में इस चीज़ पे गौर किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका का। आप समझ लें कि अगर आपने असेस करना हो कि उनकी क्या अमेरिका में सोच है तो न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो उनके यहाँ आज फॉर एग्जाम्पल यही बात की गई है कि इंडिया ने सबूत नहीं दिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो जंग का कोई, जिस तरह बालाकोट वाला कोई अगर एडवेंचर इंडिया करता है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक जुआ भी होगा और एक बहुत बड़ा एक मुश्किल होगा ये फैसला करना, क्योंकि उनको जो आगे जिल्लत उठानी पड़ी थी जब अभिनंदन वाला जहाज यहाँ गिराया गया था। तो चाहे वो राफेल लेके आ गए हैं, चाहे वो रूस से 400S का डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी वो उसके 2-3 यूनिट ले आए हैं, मगर उनकी अभी वो अस्करी तैयारी नहीं है। और ये वो इस तरह का कोई अगर रिस्क लेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा जुआ होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है और ये उनके इन्होंने शवाहिद भी नहीं दिए। तो अब सूरत हाल यह है कि वहाँ पे भारत के अंदर मीडिया तो ये कह रहा है,
वो क्लियरली जो है उनके अपने फॉर्मर कोर कमांडर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो भारत जो है जंग नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो रगड़ा लगा दिया जो है बीजेपी को और मोदी साहब को कि ये आपका अपना जो है लैप्स था। और ये लैप्स की बात उन्होंने एनडीए को जो ब्रीफिंग, गवर्नमेंट ने जो ब्रीफिंग दी पार्लियामेंट को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने खुद भी माना कि ये हमारा ऑफकोर्स सिक्योरिटी का लैप्स था। उसके बाद शशि थरूर, माननीय आयर, ये तमाम जो पीसनिक्स माजी में रहे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने घर में झांकने की लेकिन जरूरत है। भारतीय अवाम है, अगर आप उसको भी सुने तो वो अपने मीडिया से हट के स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने कहा कि आप अपने जिस तरह प्रोपेगेंडे का खुद हॉस्टेज बन जाते हैं, तो भारतीय सरकार इस वक्त अपने प्रोपेगेंडे का हॉस्टेज बन गई है और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी जंग की तरफ या किस तरह की जाते हैं तो उनको पता है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा और एस्केलेशन फिर जो है किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। ये गीदड़ भभकियां जी, ये गीदड़ भभकियां ही आप इसको समझ लें। मगर होता क्या है, हकीकत ये है कि उसकी वजह से इस वक्त फॉर एग्जांपल एलओसी में 4 दिन से उनकी तरफ से स्टालिंगेज फायरिंग की वायलेशंस हो रही हैं। उसके बाद जो है उनके वजीरों के बयानात बड़े सख्त आ रहे हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में, लंदन में ख़ास तौर पे हमारे हाई कमीशन के ऊपर जो है वो एक हमला किया गया और हमारे पाकिस्तानियों के और हिंदुस्तानियों के जो है अमेरिका में, लंदन में सफारत खानों के बाहर जो है ना एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। तो एक टेंशन तनाव तो ज़रूर है, मगर ये कई दफ़ा होता है कि ये एक सियासी अपनी तरफ से वो चाल कर रहे थे मगर चाल में फंस जाते हैं। जिस तरह जो उन्होंने ये इकदाम किए थे भारत ने, ये इनके अंदर कोई मटीरियली अगर गौर करें तो जो इकदाम किए हैं इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं थी। हमारे उनसे पहले ही सफारती तल्लुकात महदूद थे, वो मज़ीद महदूद कर लिए। पहले ही दोनों के यहाँ हाई कमिश्नर नहीं थे और उन्होंने उसको महदूद किया है कि अभी डिफेंस अटैची भी नहीं है। ट्रेड हमारे पहले ही बहुत महदूद थी तो बिल्कुल अब ख़त्म कर दी है। हमारी तरफ से भी हमने कहा ठीक है ख़त्म कर लेते हैं। और जो है सार्क पहले ही एक गैर फ़ाल इदारा था तो वो सिर्फ अनाउंसमेंट की हैसियत उस तरह नहीं रही। बाकी सिंध ताश का भी मैं ये ज़रूर बताता हूँ, मैं ये कंसिस्टेंटली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंध ताश का ये 2022-23 के अंदर जो है, जब से 23 से ये जो सालाना जो वाटर कमिश्नर्स की मुलाकातें होती थी वो नहीं हो पा रही थी। और 2023 से पहले उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे और 2024 में बाकायदा उन्होंने ये ज़रा नेक्स्ट लेवल पे जाके इसका ऐलान कर दिया था कि जनाब हमारी तरफ से इसको सस्पेंडेड रखें। ये अब ऐलान नहीं हुआ, मगर क्योंकि ये पहलगाम के अंदर इस वाक़े के बाद ये हुआ तो इसलिए एकदम से वो हिंदुस्तान में भी उस तरह अब गौर किया गया, हमारे यहाँ भी अब गौर किया गया। हमने वो दिखा चुके हैं कि हम 2024 के अंदर जो है, अगर वो बल्कि निकाल लें दोबारा प्रोड्यूसर तो वो दिखा देते हैं कि 2024 में उन्होंने जब ये कन्वे किया था कि ये हमारी तरफ से सस्पेंडेड समझें, इसके अंदर जो हम रीनेगोशिएट करेंगे तो इसका सिंध ताश मुआहिदा का वो करवा दिया। मगर अहम बात उसके अंदर ये है क्योंकि यूनिलैटरी जो मुआहिदा है सिंध ताश में, उसमें इंडिया अकेले अपने तौर पे इसको ख़त्म नहीं कर सकता तौर पे नहीं और उसके अंदर सस्पेंशन की भी लीगल कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये ऐलान तो किया है, जिस तरह अपने फॉरेन ऑफिस वजारत खारजा की तरफ से या मोदी साहब की तरफ से भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। वो कहा कि एक थर्ड पार्टी के साथ लिंकेजेस हैं, एक मुल्क जिसके साथ लिंकेजेस हैं, तो मगर क्योंकि साथ में ये ऐलानात कर दिए तो हमें एक किस्म का इनडायरेक्टली इम्प्लाइड जो है वो लिंकेज तो आ गई। मगर अभी तक उन्होंने इस सस्पेंशन का सिंध ताश मुआहिदे का वर्ल्ड बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया और अभी तक जो कर सकता है आमिर साहब, कर नहीं सकता है, उसूली तौर पे अगर ये करना होगा, उन्होंने इसको फॉर्मली सस्पेंशन करनी है तो वो बयानात के जरिए नहीं होता, वो इन राइटिंग उनको ये वर्ल्ड बैंक को जो इसका गारंटर है, अमेरिका जो इसका गारंटर है, उसको उनको बताना पड़ता है कि जनाब हमने ये सस्पेंड कर दिया। वो अभी इसकी फॉर्मल सस्पेंशन नहीं हुई है। दूसरा जो है, दोनों मुल्कों के दरमियान इसको मॉनिटर करने के लिए एक कमिश्नर इंटरनेशनल जो है ना वर्ल्ड बैंक की तरफ से लगाया गया था, अभी उसको भी फॉर्मली कन्वे नहीं किया गया। हाँ, ये कि मीटिंग्स तो 2-3 साल से नहीं हो रही। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पानी के हवाले से सियासी बयान तो चल रहे हैं कि एक बूंद पानी का नहीं देंगे,
तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 2-4 दिन से कि इतना ऑफ कोर्स हमें सोच विचार से काम लेना होगा, इसके देखना होगा और लॉन्ग टर्म में जो हमें नुकसान पहुंचा देते हैं उसका सद्देबाब करना चाहिए। और कई दफ़ा इस तरह की वाकयात से हमें एक अच्छी हमारे लिए चीज़ हो जाती है कि वो मामला, फॉर एग्जांपल हमारी वाटर मैनेजमेंट के मसले हैं, हम पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं। दुनिया भर में जिस तरीके से पानी को बचा के थोड़े पानी के साथ ज़्यादा ज़राअत की जा सकती है, जो है ड्रिप फार्मिंग होती है और बड़े तरीके हैं। फिर हमारे जो एक्वा रिजर्वॉयर्स हैं, पानी के ज़ख़ीरे जो हैं सतलुज के बेल्ट में, चोलिस्तान के अंदर और भी बाकी उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो हमें दूसरा अपनी डैम्स बनाने की जो है बादशाह डैम का, वो साकिब निसार को जितनी मर्जी लोगों ने गाली वाली दे ली ये सारी, मगर ये बात ठीक है कि बादशाह डैम को भी एक्सपेडाइट करना चाहिए, बाकी डैम भी बनाने चाहिए, हमें सद्देबाब करने चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल भारत ये इस्तात रखता है कि वो, मगर काफ़ी सारे अभी पाइप ड्रीम्स हैं। शॉर्ट टर्म में बड़े महदूद उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कबाहतें हैं उनके लिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो पहुंचा सकते हैं वो कई सालों से पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मौसम इस वक्त जो चल रहा है, इसके अंदर 15-20 दिन भी पानी रोकने से वो हमें नुकसान हो जाता है। हमारी जो फसलें की सोइंग हो रही होती है तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वक्त पानी मेल्टिंग जो है, बर्फ़ा भी पिघली नहीं होती, गर्मियाँ भी बड़ी नहीं होती, रिजर्वायर्स में पानी कम होता है। तो इसमें रोक लेना, डिले कर सकते हैं, वो पहले भी कर रहे हैं। दूसरा जो है, एक और जो इसके अंदर बड़ा अहम पहलू है कि भारत जो है फॉर एग्जांपल पहले भी हमें पानियों के मतलब इतला नहीं देता, और मानसून के अंदर जो है वो जब फ्लड का सीजन आता है तो एकदम से पानी छोड़ देता है। अभी ये जेहलम का भी आ रहा है कि उन्होंने अब जो ये शॉर्ट टर्म में वो जो करेंगे वो ये करने जा सकते हैं, या बल्कि करेंगे, बल्कि ऐलान कर दिया उन्होंने तकरीबन कि वो अक्टूबर पहले पानी जखीरा करते थे मानसून में जुलाई अगस्त में, तो अब वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक जब सर्दियां होती हैं, जब पानी महदूद होता है, तो वो इन जखीरों में वो उस वक्त स्टोर कर लेंगे। मगर वहाँ क्वेश्चन आता है स्टोर करके जेहलम के अंदर खास तौर पे, और इंडस के ऊपर तो बिल्कुल भी जखीरे की भी गुंजाइश बहुत कम है ही नहीं है उनके पास, क्योंकि लद्दाख में वो प्लेन्स हैं और फिर कारगिल की पहाड़ियों में उनका कोई मेजर डैम नहीं है। तो जेहलम में भी वो करके कहाँ लेके जाएंगे, वो घूम फिर के पाकिस्तान की तरफ ही वो पानी आना है। चिनाब ज्यादा वल्नरेबल है, मगर वो चिनाब के ऊपर भी जो डैम्स 2-4 वो बना रहे हैं कि जी ये पाइप ड्रीम्स उनको कहा जाता है कि जेहलम से हम ब्यास में पानी मूव कर देंगे, या जो है चिनाब से रावी की कनाल बनाएंगे। इसके लिए 5 से 10 साल, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए 8 से 10 साल, और कुछ जो है वो इम्पॉसिबल हैं, चुटकी बजा के नहीं होगा, ज्योग्राफियाई लिमिटेशंस की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल और इंटरनेशनल जो रीजंस हैं उसकी वजह से। ये चीन के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी जो है उस पर बंद बांध सकते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में आसान नहीं होता और कई $100 बिलियन चाहिए होते हैं इसके लिए। दुनिया इस मामले को किस तरह से देखिए, पाकिस्तान के जो सियासी हुक्मरान है वो इसको किस तरह से डील कर रहे हैं, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी दुरानी साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, और आप इसलिए ख़ास तौर पे आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मज़ीद अहम है कि आप ये इंडस वाटर ट्रीटी को, मुझे जितना याद पड़ता है 20-30 साल से बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सा इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन देख लें कि बहरहाल चूँकि तनाव है तो, और ये बड़ा मैटर करता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर थोड़ी सी कमज़ोरी रही, हमने बड़ी लेट, और अभी भी उस तरीके से हमारे सफारत खाने इंटरनेशनल मीडिया पर नज़र नहीं आ रहे जिस तरीके से भारत के नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा लेट उन्होंने बयान दिया, और यहाँ अंदरूनी जो है ना सिंध के अंदर और CCI के मसाइल और पानी पंजाब और वर्सेस सिंध के अंदर हम ज़्यादा बिजी हैं। इंटरनेशनल जो हैं, कैसे आप देख रहे हैं दुनिया इसको? दुरानी साहब, आप गहरी नज़र रखे हैं, चीन और अमेरिका की तरफ से या बाकी मुल्कों की तरफ से कैसे इस मसले को देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, जो ये मसला है, ये चूँकि हमारा और इंडिया का बाहमी मसला है, और ये इसकी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे मुल्कों के अंदर भी जिसके बारे में उतनी आगाही नहीं है। कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो
इसके बारे में बहुत ही कम आगाही है। मैंने 2008 में इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इसके वो हकायक जो हमारे मुस्तकबिल को और अब तक के हमारे जो माजी करीब और माजी बईद के जो मामलात हैं उसको इतना इफेक्ट कर चुके हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी हमने चूं भी नहीं की। और ये जो हमारा कमिश्नर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के और जितने भी रहे हैं, मतलब वो तो एक इस किस्म के उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप माजी में देखें तो वो तो लगता है कि वो जब भी हम उनसे जाके मिलते थे वो इंडिया के तर्जुमान लगते थे। वो हमने बहुत बड़े उनकी वजह से बागली हार का जो हमारा था, हमको वो मुकदमा हार गए थे, उन्होंने इंडिया की कबूल की थी कि वो है क्योंकि हम सही तरीके से परसू नहीं कर सके। प्लीज जारी रखिएगा। जी, तो हमने बहुत ही अच्छा, अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जब इंडस बेसिन ट्रीटी को मैंने स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि जो दरिया पाकिस्तान को मिले हैं उनमें से इंडिया जो है वो एनवायरनमेंट का पब्लिक यूटिलिटी के तमाम पानी जो है वो उसमें से रिसीव कर रहा है, और जो इंडिया के जिम्मे गए हैं उनमें एक बूंद पानी की भी जो है इंडिया नहीं छोड़ा। और हमने इस पे ताहयात टिल द डेट हमारा कोई इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एहतजाज ऑन रिकॉर्ड नहीं था। मैंने उन इंडस वाटर कमिश्नर से पूछा, सारों से पूछा, आई बाई शाइन। दूसरी बात ये है, ये बड़ी अहम है कि जो सतलुज, ब्यास और हमने रावी जो दिए हैं उसके अंदर जो एक मिनिमम लोअर रिपेरियन का जो हक होता है मुल्कों का, वो मिनिमम पानी भी नहीं छोड़ रहे, और जहां छोड़ रहे हैं वो टॉक्सिक वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर डाल के पानी जहरीला फेंकते हैं, वो भी नहीं छोड़ते। मैं इसके बारे में बताऊं, चूंकि आमिर साहब मैं एक एक एंट्रेंस पे गया हूं, मैंने खुद जाके देखा है, विजिट किया है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एनवायरमेंट वाटर है वो सिर्फ एनवायरमेंट के लिहाज से ही नहीं, आबी हयात के हयात से भी, आसपास की आबादियों के एतबार से भी, और यूएन कन्वेंशन और इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज के एतबार से भी, और लोअर राइपेरियन के एतबार से भी ये एक इस्टेब्लिश्ड फिनोमिना है। कम अज कम 30% ऑफ द फ्लो जो है वो आपको एनवायरमेंट वाटर के तौर पे किसी भी इंटरनेशनल वाटर कोर्स में छोड़ना होता है। जहां जंगें हो रही होती हैं वहां भी छोड़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये हाल है कि रावी सतलुज की रेत के एक कतरे को गीला करने वाला पानी जो है वो नहीं आता। ये जो हडियारा लेन और 4 जो गंदे नाले जो इसी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हमने वसूल करने हैं, और उसमें ये नहीं लिखा हुआ ट्रीटी में कि ये ट्रीटेड वाटर होगा या अनट्रीटेड वाटर होगा, मतलब इसकी वजह से हमारे जो गायें और भैंसे हैं इस इलाके की, उनके दूध के अंदर जो है आर्सेनिक और ये जहर आ गया है, इस पानी की वजह से जो इंडिया जहरीला पानी हमारे इलाके में छोड़ता है। और उस पे जो हम मजीद जुल्म करते हैं, रावी के अंदर भी जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सारी अपर रिपेरियन की वो उसके अंदर छोड़ता है, जिसके असरात सारा लाहौर शहर जो है उसकी वजह से उसके असरात बीमारी के वो आते हैं, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब ये एक, मैं इसके ऊपर कभी आप रिसर्च देखें तो रोंगटे खड़े हो देने वाली रिसर्च है। उसके ऊपर जो है कभी भी हमारे यहाँ कोई आवाज नहीं उठाई गई। सतलुज को रेत का दरिया बना दिया गया, ब्यास को जो है उसकी हैसियत खत्म कर दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अलावा रावी जो है इस वक्त वो सैंड ड्यून्स की शक्ल में जो है एक रियलिटी है, और इसके ऊपर तो दुनिया की डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए थी। इसके ऊपर तो पूरी दुनिया के एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उनको हमें बुलाना चाहिए था। और मैं आपको बहावलनगर से शुरू होकर रहीम यार खान तक और इसके लोधरा और इसके दोनों तरफ के साइडों पे जो लोग बसते हैं, उनके अंदर जो वाटर टेबल गिरने की वजह से जो बीमारियां, आर्सेनिक की वजह से जो बीमारियां पैदा हुई हैं, उनकी लिस्ट अगर आप देखें, आंखों से लेके जिल्द से ले, मतलब कोई हद नहीं है। कहीं कोई इस पे कोई अल्लाह का नेक आवाज उठा देना। और ये तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ 60 से आज तक
जो दहशतगर्दी चल रही है इंडिया की तरफ से, वो उसके ऊपर हमने आवाज ही नहीं उठाई। और मैं तो ऐसे मैं बिल्कुल ये पानी के उसके पे भी आते हैं कि सिंतास का और उसका वैसे भी इसी बहाने शायद हमारे लिए ये एक अलार्म बेल है कि हम जो खुद इससे पहले जो इसके हवाले से करने चाहिए थे इकदामात, और जो अमली इकदामात जो हमें अपने मुल्क के अपनी वाटर मैनेजमेंट का और अपनी वाटर चैनल्स को बेहतर करने का, डैम्स बनाने का, वो कर लेना चाहिए। मगर फ़िलहाल ये जो तनाव है भारत और इंडिया में, वो खास तौर पे इंडियन मीडिया के हवाले से और सफारती लिहाज से वो बहुत बढ़ गया है। तो उसमें मैटर करता है, मैं ये जिक्र कर दूं कि इस वक्त के दुनिया में मुख्तलिफ दारुल-ए-खुलाफों से क्या आती है खबर, तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका मैटर करता है। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है, उन्होंने तो पिछली दफ़ा उनसे ये गलती हो गई थी कि उन्होंने पाकिस्तान की साइड ले ली थी, तो इंडिया ने कि जी मैं मिसालियत कराता हूँ, जिस पर इंडिया ने बहुत बुरा मनाया था ट्रंप के पहले दौरे में। इस दफ़ा उन्होंने समझ लिया कि इनका ज़ाती मामला है, तो उन्होंने कहा ये खुद ही फिगर आउट कर लें, खुद ही आपस में मसला कर लेंगे। मगर उनके जो फॉरेन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से जो है ये ज़ाहिर है दहशतगर्दी को हमेशा मजम्मत की जाती है, पर उन्होंने हल्का सा ये ज़रूर जताया कि हम हमदर्दी है हमें कि भारत के अंदर ये हुई, ये दहशतगर्दी हुई है और भारत के साथ हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, हल्का सा वो किया है। मगर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है ना आउट ऑफ द वे जाके फ़िलहाल इस तनाव को रोकने की में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है ना। हाँ, लेटेस्ट स्टेज पे शायद अगर ये तनाव बढ़ जाए तो आए, फिलहाल वो कोई इतना इसके अंदर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए, क्योंकि यूक्रेन का मसला चल रहा है, फिर गाज़ा का चल रहा है, अंदरूनी जो है टेररिस्ट के ऊपर मसाइल चल रहे हैं। हाँ, चीन की तरफ से हमेशा की तरह जो है बहुत ज़्यादा हमारे हक़ में जो है बयान दिया गया है, और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि पहलगाम हमले की गैर जानबदाराना तहकीकात की हिमायत की है, जो कि हमारा भी स्टांस है। हम भी यही, फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि हम तहकीकात पहले करवा लें इल्ज़ाम लगाने से पहले, और पाकिस्तान भारत को तोहमत का मुजाहरा करें। मगर उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल जायज़ हैं, और उन्होंने हमारी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हमायत की है, और बताया है कि जी हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर भी है और दोस्त भी है। सो चीन बिल्कुल हमारे साथ खड़ा हुआ है, और सऊदी अरेबिया और ईरान ने पेशकश की है सालसी की। आप हमारी जो वज़ीरत ख़ारजा या गवर्नमेंट जो है उनके मुतल्लिक या इस सफारती जंग के मुतल्लिक क्या कहेंगे दुरानी साहब? आमिर साहब, देखें, जहां तक सवाल है हमारे फॉरेन ऑफिस का, तो देखें अब तो हालात ऐसे हैं, स्ट्रेस्ड माहौल है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता, मैं इस पर बहुत बात कर सकता हूँ और मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहूँगा। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो एक इदारे के तौर पे दुनिया के मजबूत तरीन फॉरेन अफेयर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में से है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर जो है फॉरेन ऑफिस की एग्जिस्टेंस जो है वो हमें मतलब डिसमल, मतलब नॉट विजिबल नजर आई है, और हमने अफगानिस्तान के इश्यू के ऊपर, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान के शहरियों के इश्यूज के ऊपर हमने अभी कभी भी कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले किया। हमने हत्ता के पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ, मतलब हमने उनको खवारिज का नाम दे के हमने समझा कि हमने फॉरेन डिप्लोमेसी कर दी है, हमने उसके ऊपर अपनी जानों की कुर्बानी देने का नाम दे के हमने समझा दहशतगर्दी 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 कह के हमने समझा कि जी शायद हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, ये समझ के हमने कहा दहशतगर्दी की। वही दहशतगर्दी के मुकाबले के अंदर 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ चला जाता है। एक कांस्टेंट हमारी एक फॉरेन ऑफेंसिव पॉलिसी ऑफेंसिव होना चाहिए जो इस इश्यू को बहर सूरत, और अब जो सिचुएशन बन चुकी हुई है आमिर साहब, ये देखें कितना भी हम देख लें, मैं भी अगर देखूं एनालिसिस करूं तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी कन्फ्रंटेशन में इंडिया लूजर होगा, डेफिनेटली लूजर होगा। लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि अभी तक इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर
जितने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म बेस्ड और पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करने वाले और पाकिस्तान की इंटरनल इंटेग्रिटी और इंटरनल यूनिटी को मार्जिनलाइज करने वाले जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब, और वो लेते हर भी तरह उनके से सिर्फ लिए दुरानी नहीं जा साहब, रहे। माजरत के साथ, हर तरह से इंडिया कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी तरह से कमजोर किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह से चोट पहुंचाई जाए। कतई कलामी की मैं माफी चाहूंगी, इस वक्त हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ भी करा देती हूँ। किंग्स कॉलेज लंदन से प्रोफेसर दानिश मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी प्रोफेसर साहब, हमें ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिएगा, आप जो है वाटर अफेयर्स के बड़े ख़ास तौर पे गहरी नज़र रखते हैं सिंतास के माहदे पे, ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि एक बूंद पानी का जो है नहीं जाने देंगे इंटर बेसिन में, हमारे दरियाओं के अंदर, हमारे अपने जो पानी दरिया मिले हुए हैं उनके अंदर भी, तो कितना ये धमकियां हैं और प्रैक्टिकली ये क्या बिल्कुल पानी बंद करना इतना आसान है इंडिया के लिए? नहीं जी, वो पानी नहीं बंद कर सकते, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पानी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ हमारे मुल्क में कि 1982 में अगलों ने ज्योग्राफी का सब्जेक्ट था वो ख़त्म कर दिया हमारे स्कूलों में, तो उसकी जगह पाकिस्तान स्टडीज़ आ गया कि जनाब पाकिस्तान स्टडीज़ बच्चे पढ़ेंगे तो ज़रा ज़्यादा पेट्रियाटिक हो जाएंगे। अब पता नहीं वो पेट्रियाटिक हुए या नहीं हुए, लेकिन ये बात है कि आपके बच्चों को, और अब तो वो सारे बड़े हो गए हैं काफ़ी, उन्होंने मैप कभी नहीं देखा मेरा ख्याल से। अगर कभी आप टोपोग्राफिक शीट उठा के देख लें ना, टोपोग्राफिक मैप देख लें कश्मीर का और जहां से आपके दरिया आते हैं, देयर इज नो नोन फिजिकल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी थ्रू विच के आप पानी रोक सकें। पानी रोकना जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ एक जद्दोजहद, और ग्रेविटी के खिलाफ अगर आप कभी लड़ाई करेंगे तो हारेंगे। दैट्स जस्ट द रूल ऑफ इट, सो दे कैन नॉट स्टॉप योर वाटर, डोंट वरी अबाउट दैट। जी, मैं बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं चिनाब की सोर्स से, जेलम की जो सोर्स है वेरेनाग से लेके श्रीनगर पूरी वैली में वो फिर मियंडर करता है, फिर वो डल लेक और फिर वुलर लेक, और उसके बाद उसका झुकाव जो आप ग्रेविटी का जिक्र कर रहे हैं बारामूला की पहाड़ियों से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। हाँ, उड़ी के ऊपर एक डैम बनाया है। अब जो वो कहते हैं कि जी उसको रिवर बेसिन को, जेलम का जोग्राफिया लोग नहीं समझते, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी वो ब्यास के बेसिन में ले जाएंगे। वो कई 100 मील, कई पहाड़ियाँ आती हैं, 1600 फीट जो है वो उसकी 5000 फीट श्रीनगर की वैली है, और वो 2000-2500 वो जो है ब्यास की, वो बिल्कुल 300 मीटर पे आ जाती है 1600 मीटर के मुकाबले में बारामूला से। वो कैसे करेंगे? देखिए, जो बात ये कहते हैं ना, उसका जरा इलाज करवाना चाहिए कि ये मतलब इट्स absurd, इट्स एब्सोल्युटली absurd टू से दैट। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां पे जिस तरह से वो इंडिया वाले इस तरह की गिदर बक्कियां दे रहे हैं, मेरा ख्याल से कि देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल लेवल ऑफ इग्नोरेंस ऑन देयर पार्ट। एंड ऑफ कोर्स हमारे यहाँ तो जो इग्नोरेंस है वो तो अपनी जगह है ही है, कि इस तरह की बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही है कि जी पानी रोक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई किस तरह कर देगा? It takes billions upon billions of dollars to build a infrastructure. उस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बड़े से बड़ा डैम जो है वो जेलम या चिनाब के साइज का रिवर या इंडस के साइज के रिवर के फ्लो रोकने के लिए 2 दिन का फ्लो वो रोक सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं रोक सकता। लोग ये बात नहीं समझते कि जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बेसिकली आप एक आबशार बना रहे हैं। अगर आप आबशार के अंदर पानी नहीं चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करेंगे? अब अगर आपका दिमाग खराब हो गया कि 20 बिलियन या 30 बिलियन का जाके आप एक बना लें डैम वहां पे, और ना उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ना उससे कोई इरिगेशन की जगह हो, तो फिर आप बनाएंगे क्यों? देखिए ना, तो ये इस किस्म की बड़ी गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही हैं कि बंदा कहता है कि यार ये वाकई लोग। अब मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है, मेरे दूसरी स्क्रीन पे मैंने खोली भी है इंडस वाटर ट्रीटी। मैं लोगों से सुनता हूँ यहाँ पे, कभी कभी अक्सर कोशिश करता हूँ ना ही सुनूं, क्योंकि ऐसे ही बिला वजह आदमी थोड़ा सा इरिटेट होता है कि जनाब बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी, आपने इंडस ट्रीटी पढ़ी भी है। अक्सर आपने देखा को मिनिस्टर साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान, बड़े बड़े लोग बातें करें कि जी ऐसे है, यूं है, यूं है, यूं है। जनाब आप ट्रीटी तो पढ़ लें खुदा के लिए कि किस कदर नुकसानदेह ट्रीटी के ऊपर आपने साइन किए। आप खुदा के लिए ये तो देख लें। अब आप कहें कि जी ईस्टर्न रिवर पे अभी जो हमारे दोस्त पहले कह रहे थे, वो बात उनकी मॉरल लेवल के ऊपर बिल्कुल ठीक है,
लेकिन अगर मैं आर्टिकल 3 देखता हूं यहाँ पे, आर्टिकल 2 जो है आपकी ट्रीटी का, उसका पहली शेक है कि ऑल वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स शैल बी अवेलेबल फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल। और इस आर्टिकल के उन्होंने एक्सप्रेसली ये कहा कि 1970 तक जब तक आपके रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट नहीं पूरे होते तब तक हम थोड़ा हाथ रोक के रखेंगे। उसके बाद आपने खुद अगर इसके ऊपर साइन किया तो फिर आप कंप्लेन किस बात की कर सकते हैं कि जी मॉरली ये है। आपने ट्रीटी जब साइन की थी तो आपने एक्सप्रेसली आपके जितने भी राइट्स हैं एज ए लो राइपेरियन अंडर इंटरनेशनल लॉ वो आपने सरेंडर कर। डॉक्टर साहब जो दुरानी साहब खुद एक्सप्लेन कर देंगे इसके ऊपर, वो कुछ कह रहे थे कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में लो राइपेरियन का एक मिनिमम फॉर एनवायरमेंटल रीजन, एंड वो अभी दुरानी साहब आप अपना पॉइंट जरा एक मिनट दुरानी साहब के भी सुन लें। बिल्कुल होता है, लेकिन आपने अगर इस ट्रीटी के साथ चलेंगे तो वो आपका नहीं है। अगर इस ट्रीटी को आप रद्द करते हैं, दुरानी साहब की जरा सुन लें पॉइंट ऑफ व्यू पे। दुरानी साहब जी, इसके बारे में डॉक्टर साहब की जो मौक़िफ़ है मैं उसमें डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रेंथ भी है और वो, लेकिन मैं इसी ट्रीटी के उस एरिया की तरफ डॉक्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो उन दरियाओं के बारे में है। 2 दरिया हमारे हिस्से में आए। उस जमाने में जिस वक्त ये ट्रीटी लिखी गई थी उस वक्त एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल वाटर का टर्मिनोलॉजी जो थी वो इस तरह से बज़ नहीं थी जिस तरह आज पाई जाती है। और उसके अंदर लेकिन फिर भी वहां ये बात लिखी हुई है कि वो उन दरियाओं में से अपने पब्लिक यूज का, गार्डन्स का, दूसरों का पानी ले सकता है। वो आप इसी ट्रीटी में पढ़ सकते हैं। अगर एक रेसिप्रोकेटरी बेस के ऊपर वो एक चीज ले रहा है और हमारी ट्रीटी में एक चीज हमें नहीं मिल रही, दूसरा उसकी वजह से अगर हमारे अंदर एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर जनरेट कर रहा है, किसी भी टेक्निकल आपने ही की है गलत ट्रीटी, उसके बावजूद अगर उस खित्ते के अवाम मर रहे हैं बीमारियों की वजह से, तो क्या वो हाथ बांधने के लिए काफी है? क्या दुरानी साहब आपकी इजाजत से, डॉक्टर साहब ये जो आप स्टांस ले रहे हैं कि यही इंडिया कह रहा है, वो जो रीनेगोशिएट करने का कह रहा है कि जनाब ये पिछले 30-40-50 साल में जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ चुकी हैं, पैटर्न्स चेंज हो चुके हुए हैं स्नोफॉल के और पानी बारिश के, मौसमी तब्दीलियां आ गई, एनवायरमेंटल इश्यूज उस वक्त नहीं थे जब ये ट्रीटी साइन की गई, मगर उसके लिए बायलैटरली हमारा दोनों का एग्री करना है। यूनिलैटरली इसको सस्पेंड करके उन्होंने फॉर्मली अभी वर्ल्ड बैंक को इतला नहीं दी है इन राइटिंग, अभी सिर्फ ये बयानात की हद तक है। क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि आपके ऊपर इंडिया एहसान कर रहे हैं एक तरह से, ये कह के कि जी हम इसको रद्द करते हैं, हालांकि 100% ये ट्रीटी जो है इंडिया के हक में है। उनकी जो स्टार्टिंग निगोशिएटिंग पोजीशन थी 1952 पे, वो आपने 1958 में जाके उनको कंसीड कर दी थी, इसलिए कि वो इंडिया को भी पता चल गया था कि जी हमें पानी से दिलचस्पी नहीं, हम पैसे के चक्रों में हैं, हमने डैम शैम बनानी है, लिंक कैनाल्स बनानी है। तो अयूब खान ने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको साइन किया था। अब जहां पे अगर अब ये ट्रीटी जो है, अगर किसी का हक बनता है इस ट्रीटी से निकलने का और किसी की जरूर जिसको तकलीफ है इस ट्रीटी को, सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को है। आपने जब ये ट्रीटी साइन की थी तो इसलिए की थी कि जनाब हमें फंडिंग मिलेगी और हम डैम शैम और लिंक कैनाल्स बनाए थे, वो तो आपने बना लिए। 1976 में आपने तिरबेला डैम को बंद कर दिया और आपका वो सारा काम हो गया है। उसके बाद तो नुकसान ही नुकसान है। आपने आर्टिकल 4 के अंदर लिखा हुआ कि आपके जितने पोल्यूशन है सारे पंजाब से, हदियारा, कसूर, सलीम शाह और फजिल का ड्रेन के थ्रू वो आएगा। ये जो दुरानी साहब फरमा रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी तबाही का आपने रुका जो है उनको साइन करके पकड़ाया। अब वो अगर आपके ऊपर एहसान करें कि जनाब हम इस ट्रीटी से निकलते हैं, हम इसको सस्पेंड करते हैं, तो आप भी कहें हम भी सस्पेंड करते हैं, बिस्मिल्लाह करके सस्पेंड करते हैं। और सबसे पहला काम आप ये करें कि ये सारे चारों ड्रेन जो है इनके ऊपर आप बांध दें, कहें कि यहाँ पे नहीं आएगा पानी। Thousands of acres of their land will be under toxic water. उनको समझ आ जाएगी कि ये ट्रीटी कैसे बंद होती है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये एक अनसाइंटिफिक, अनफेवरेबल, डिजास्टर्स ट्रीटी, हमें इतना इश्क हुआ है कि जी इंडिया इसमें से निकल गया, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। मुझे ये इस बात के ऊपर बड़ी हैरत होती है। ये आप शुक्र करें कि इंडिया इससे निकल गया, आप कहेंगे जी हम भी निकलते हैं, चलिए क्या हो जाएगा जी। ये बिल्कुल अच्छे हालात में, आइडियल सिचुएशन में तो दुरानी साहब जो है आप इससे ये वो रीनेगोशिएट होके अगर इम्प्रूव हो जाए ट्रीटी तो अच्छी है, मगर जब बदनीति हो और नियत ये हो रोकना,
तो जिस तरह वो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वो पाइपलाइंस हैं वो कि जी पानी जोग्राफिया के अगेंस्ट ग्रेविटी के जो है दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसी तरह ये बंद बांधना भी तो मेरा ख्याल एक पाइप ड्रीम ही है, इतना आसान नहीं है दरियाओं के ऊपर बंद भर के टॉक्सिक वाटर को रोकना। जी दुरानी साहब को मैं सुन लूँ, डॉक्टर साहब तो वापस आपके पास आता हूँ मैं। जी मैं अपना आमिर भाई, जो डॉक्टर साहब ने जो बातें की है ना, दे आर सो रियल। मैं 2008 से यही सीख रहा हूं कि ये वो ट्रीटी है जिसको हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो इसके बाद ट्रीटी के बाद की जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तहत यूएन के जो और कन्वेंशंस और इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज हुए हैं उनकी रूह से, और पाकिस्तान के अंदर इसके जो डिजास्टर्स इफेक्ट्स पैदा हुए उनकी रोशनी में हम इन तमाम चीजों को चैलेंज कर सकते हैं। मैंने तो कल ही ये स्टेटमेंट दिया है, डॉक्टर साहब को मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। कल ही मैंने कहा है कि ये इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद इंडिया के पास ये राइट नहीं रहा कि वो सतलुज, ब्यास और रावी का पानी रोक सके। खुद वो कह रहा है ये बात। अगर वो ये कहता है तो बिस्मिल्लाह करके हमें तो उसको जाके गले लगा लेना चाहिए। मैं तो 2008 से इस चीज के लिए चीज रहा हूं, और ये जो अड्यारा और ये जो है इसके ऊपर मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट के बावजूद डॉक्टर साहब ये बिल्कुल इखलाकी तौर पे और वो लीगल जंग तो हम करते रहेंगे, पर माइट इज राइट और लोअर रिपेरियन की एक लिमिटेशंस होती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो आप कह रहे हैं कि अच्छी एक हमारे लिए अच्छी बात है कि ये सस्पेंशन हो जाए, वो कर लें, तो हमारा उनकी जो डिले करने की जो टाइम क्रूशल टाइम्स के ऊपर सोइंग के अंदर फसलों के अगर वो 10 से 15 दिन भी एक्सटेंड कर सकें तो हमारा तो नुकसान हो जाता है। देखिए जनाब, 80% क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आपके मुल्क में ग्राउंड वाटर से आती है। सन 60 में आपने जब ट्रीटी साइन की थी, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान में 6 ट्यूबवेल होंगे। आज आपके पंजाब के अंदर 15 लाख ट्यूबवेल है। ठीक है जी, आपका फार्मर जो है, आपकी जो इरिगेशन आती है, ये ग्रेविटी इरिगेशन आती है, प्राइमरी उसकी यूटिलिटी फार्मर के लिए ये है कि वो सिल्ट लेके आती है। सिल्ट जो है एक नेचुरल खाद का किरदार अदा करती है। किसी भी फार्मर से पूछे, वो इतने खुश होते हैं जब फ्लड आती है, क्योंकि उससे अगले 5 साल उनको फर्टिलाइजर नहीं लेना। डॉक्टर साहब अगर ओवर यूजेज से ग्राउंड टेबल नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये पानी नहरों में, नहरें खुश्क बंद रहती हैं आपकी, दरियाओं में पानी कम होता है, तो पूरे ये जो खित्ता बेल्ट जिसमें ये डॉक्टर दुरानी साहब रहते हैं और सेंट्रल पंजाब में खास तौर पे ईस्टर्न साइड पे ग्राउंड वाटर जो है बड़ा टेबल नीचे जा रहा है ओवर यूजेज से, ट्यूबवेल्स की वजह से। जनाबे अली, तो अगर उससे बिजली का बिल ले ले, मैं देखता हूं कौन माई का लाल है जो ग्राउंड वाटर नीचे जाने देते हैं। सीधी सी जो बात है, आपने जहां पे फ्लैट रेट लगाया हुआ है, जहां पे लोग बिजलियां चोरी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आप ट्यूबवेल चेंज का पाइप लेके आप 24 आवर उसको चलाएंगे जिसकी वजह से आपका नीचे जाता है, अगर आप उसके चार्जेस लेना शुरू कर दें, मैं देखता हूं कि कैसे आपका ग्राउंड वाटर नीचे जाता है। वो तो बड़ा आसान सा काम है। और जो आपकी ये बिजली चोरी होती है उसकी बात तो खैर आप बाद में करेंगे ना। अच्छा, जहां तक अब ये ताल्लुक है कि जी वो पानी रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? 15 दिन का पानी क्या बगलिहार रोकेगा? नहीं, वो मेन 15 दिन का पानी क्या अपना बगलिहार रोकेगा? 15 दिन का पानी चनाब में इंडस पे क्या रोकेगा? किस चीज से रोकेगा? ये बहरहाल उसके ऊपर ये एक लंबी बहस है, दोबारा आपको देंगे। 10 से 15% का पानी जो है वो ट्रिब्यूटरी से इधर मेन में और मेन से ट्रिब्यूटरीज में दाएं बाएं करके छोटे छोटे वो बंद लगा के, तो 10-15 पानी के दिन का तो वो हफ्ते का तो पहले ही फर्क डाल देते हैं। बहरहाल ये लंबी बहस है। जाएंगे किधर? नहीं, पहाड़ों में पानी जाएगा किधर? स्लो डाउन करना जो है इरिगेशन का पानी का, वो एक ऑलरेडी हमारे साथ ये हो रहा है। काफी बार लंबी बहस है, टेक्निकल भी बहस है, इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ थे। दुरानी साहब आपका भी शुक्रिया। आमिर साहब, लास्टली मैं ब्रेक पर जाने से पहले चाह रही हूँ अगर इसके ऊपर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू भी हुई और बड़ी अहम गुफ्तगू भी थी, मगर लुबे लबाब ये है कि ऑफकोर्स जो है ये किस्म की हमें वेकअप कॉल है कि हमें जो अंदरूनी वाटर मैनेजमेंट के इशूल हैं, अपने डैम बांधने के, वाटर को प्रिजर्व करने के और नए तरीके इरिगेशन के निकालने का भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए। और जो है शॉर्ट
शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो डिलेइंग उनकी इंडिया की उसका भी सद्भाव करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना मुबालगाई से उनके लीडर कह रहे हैं या हमारे भी कुछ लोग समझे हुए हैं, मगर उसका भी सद्भाव करना चाहिए। और ऑफ कोर्स इस वक्त जो तनाव चल रहा है, इस वक्त जो असल मसला ये सफारती जंग का है जो दुनिया के कैपिटल्स में हमें करनी है, हमारे मीडिया को करनी है, हमारी गवर्नमेंट को करनी है, और अंदरूनी हाउस इन ऑर्डर करना है कि ये खास तौर पे जो है हम फंसे हुए अभी सिंध और पंजाब के इस वक्त भी जो अभी मीटिंग खत्म हुई है कैनाल वाटर के ऊपर जो है CCI की, और उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कैनाल का सारा जो अपना ही प्रूव किया हुआ प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल जो तनाव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं आमिर साहब, ब्रेक से वापस आके हम यही बात करेंगे कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरे तनाव की ये सूरत हाल है कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर क्या हुआ ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे अब अपने तमाम देखने वालों को। हमने दोनों देशों के दरमियान जो तनाव है उसकी तो बात कर ली, मगर जो पाकिस्तान के अंदर अदालत और जजेस के दरमियान तनाव का मामला है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साकिब आपके वक्त के लिए। जी साकिब, इस वक्त जाहिर है सबसे अहम इशू जो है ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव चल रहा है और जो वाटर वॉर और स्टेटमेंट वॉर और पॉलिटिकल वॉर जो चल रही है, सफारती वॉर भी है, सारा उस तरफ है, ध्यान उधर लगा हुआ है। मगर ये एक जुडिशल वॉर भी चल रही है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से चल रही है। अभी ज़रा वो पर्दा सीमी से गायब है, मगर आज एक अहम वाक़या हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ये वाक़यात के बाद ये हर अदालत के अंदर ये जुरिस्डिक्शन की लड़ाइयाँ चल रही हैं। सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है क्योंकि वहाँ पे जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब लगा दिए गए हुए हैं उनका, और वो जो सीनियरिटी के इशूज़ हैं, फिर जुरिस्डिक्शन के इशूज़ हैं। ये जो लेटेस्ट केस चल रहा है, पिंग पोंग चल रही है। आज जो है जस्टिस बाबर सितार का बुरी ऑर्डर आया, कायम का मुकाम चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच से वो मुअत्तल कर दिया। वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है। ज़रा ये समझाएं ये केस है क्या और ये लड़ाई मज़गा केस तक जो चल गई ये है क्या? ये नैब का एक केस था जिसमें उसका नाम, मुलजिम का नाम ECL पे डाला गया था। उसमें DG इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि प्रोसेस फॉलो किया है नहीं किया। तो अदालत ने देखा कि वो तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने नहीं दिया तो उनको शोकाज कर दिया। तो उन्होंने उस अबूरी हुक्म को अपील उसमें कर दी डिवीजन बेंच के सामने। तो डिवीजन बेंच सरफराज डोगर साहब थे और नए जज थे, तो उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने आज उस पे जो ऑर्डर किया है उसने कहा कि अभी तक तो ऑर्डर आया नहीं है, तो ये तो सुप्रीम के खिलाफ कोई अपील या मेंटेनेबल नहीं होती। इस तरह तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का उन्होंने हवाला दिया कि इस तरह तो फिर रिडंडेंट हो जाएगा कि कोई भी जो सिंगल बेंच है वो रेगुलेट तो नहीं हो सकता डिवीजन बेंच से या कोई इंतजामी साइड से। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको जब आज बताया गया डिवीजन बेंच में तो उन्होंने भी अलग से बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल छपवाने और चैनल्स पे इसकी गुफ्तगू कराने के लिए ये सिचुएशन बन जाती है। जब उन्होंने कहा कि बाबर सत्तार साहब के पास जब केस ही नहीं था तो उन्होंने इस पे क्यों आज जो है वो समाअत की है और ऑर्डर किया है और इसको वो देखेंगे। तो ये जो एक अजीब किस्म की सूरत हाल है इससे कबल भी जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से एक ऑर्डर जो है वो जारी कर चुके हैं। फिर जो सिंगल बेंच के केसेस होते हैं वो डिवीजन बेंच में या किसी और बेंच में ट्रांसफर नहीं हो सकते। 4-5 जजेस ने मुख्तलिफ औकात में लिखी हैं। तो ये 1 फरवरी जब से ट्रांसफर जजेस आए हैं तब से लेकर अब तक ये जो एक चपकलश का माहौल है बज़ाहिर अदलिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खास तौर पर वो जो है वो अब वही है, क्योंकि 5 जज जिनकी तरफ से ये जजमेंट्स आ रही हैं और दूसरी तरफ के नए जजेस हैं, तो ये 5 जज जो है वो इंसाफ के लिए अपने जो सीनियरिटी और ट्रांसफर वाले हुए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो इनके केस की समाअत भी होनी है हैं। तो वो अदालती महाज सुप्रीम कोर्ट में भी आमने सामने हैं और यहाँ पे भी हमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो तकरीबन जो है वो आमने सामने ही नजर आते हैं। इसका हल जो बज़ाहिर है वो यही है कि एक दफा तय हो जाए कि जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के या कायम काम चीफ जस्टिस के या वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत अहम मामलात होते हैं। ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में आया था उससे पहले भी इस हवाले से डिस्कशन होती थी कि ये मास्टर ऑफ रोस्टर या कुल्ली इख्तियारात चीफ जस्टिस को दे देना जो है वो ये ठीक नहीं है और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंच बनाता है, बेंचेस
बल्कि उस वक्त बहुत ज्यादा शोर था कि मखसूस बेंचेस के सामने केसेस लगते थे। ये उस जमाने में ये जब ये प्रोसीजर एक्ट लाया गया था तो ये सारा जो माहौल यही बनाया गया था, आर्गुमेंट यही था कि जनाब इखलाकी जवाब सबसे ज़्यादा कानूनी से पहले बनाया गया कि देखें 3 जजेस ने मिलकर मखसूस जज अपनी मर्जी के मुकदमे लगाते हैं, अपनी मर्जी के जज बनाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, तो वो तो उसके बुनियाद पे अब जो है अब तो वो अदालतों का एक मजाक ही बन के रह गया है कि वो जो सियासी जंग है वो खुलेआम नज़र आ रही है कि वो ज़ाहिर है शुरू तो वहाँ से हुआ था कि उन बेचारे 6 जजेस ने ये जसारत की थी खत लिखने की, उसके बाद से उनकी वो जो है ना वो जो कहते हैं टाइट करने के लिए जो इंतज़ाम किए गए तो उसके नतीजे आ रहे हैं। तो असल तनाजुर तो ये है कि वो टाइट करने का जो अंजाम है वहाँ पे अब पिंग पोंग चल रही है। प्लीज़ जारी रखिएगा। जी बिल्कुल, जो पिछली समाअत थी ये सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त हामिद खान साहब रोस्ट्रम पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये असल इसका एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को अदालत के सामने वो रखना चाह रहे थे कि 6 जजेस का खत था और उसके बाद सारी सिचुएशन जो है डेवलप हुई। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तो जो इम्पोर्टेंट नोयत जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने केसेस हैं वो जो पुराने जजेस हैं, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, इसके अलावा जस्टिस सरदार इजाज खान है, जस्टिस समन है, जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, इन 5 जजेस के सामने वो केसेस नहीं लगते। वो सारे केसेस जो है वो नए जजेस जो है अभी जो एडिशनल जजेस हैं जिनको अभी कंफर्मेशन होनी है नेक्स्ट ईयर या इस साल जो है वो एंड पर, तो उन हमारे पास टाइम है दुगुदा साकिब, क्विकली जो है ये इशू चलता है जो इमरान खान की मुलाकातों का इशू वो ही नहीं ख़त्म होता। अभी लेटेस्ट क्या है, कल उनकी मुलाकातों के हवाले से अभी क्या खबरें होंगी नहीं होंगी? 4-5 दिन पहले एक बड़ी अहम मुलाकात हुई अलीमा खान सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौर की कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज लोगर से। बाहर निकले तो बड़े जो है वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि सरफराज लोगर साहब ने कहा है कि आइंदा मंगल मतलब कल उनकी मुलाकात जो है वो होगी। तो अब वो बड़े मुतमिन है कि कल मुलाकात होगी। और कल की मुलाकात के हवाले से अहम ये भी है कि जब से ये पाक इंडिया एक तनाव शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की ना कोई मुलाकात हुई है किसी से, ना कोई स्टेटमेंट आई है। तो कल की मुलाकात जिससे भी होगी उससे उनका जो रद्द अमल है, स्टेटमेंट है पीटीआई की इमरान खान साहब की जानिब से, वो भी जो है वो कल सामने आएगी। अब देखना है कि कल मुलाकात फैमिली की भी होनी है और वकला की लिस्टें जो है पहुंचा दी गई हैं। आज हाईकोर्ट में भी न्याजुल्लाह न्याजी पहुंचे हुए थे, लिस्टें वहां पे भी दी हैं उन्होंने कि ताकि कल जो है वो मुलाकात उनकी यकीनी हो। तो अब देखना ये है कि क्या अदालत जो, और दूसरी जानिब जो कंटेम्प्ट की पिटीशन है इनकी बार इम्पोर्टेंट ये है कि सलमान अकरम राजा साहब तो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, तो एक मसला तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि जो जिनसे उनसे ज्यादा सबसे इतराज तो ज्यादा उनके ऊपर था। तो इम्पोर्टेंट है इस वक्त इमरान खान से मेरा ख्याल कौमी तकाजा भी है कि बहरहाल उनकी एक पार्टी सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई है और उनसे भी कोऑपरेशन चाहिए और होना चाहिए कि ताकि सब मिलकर एक मुफाहमत हो सके ताकि हम इस बार की खारजी लड़ाई के साथ बेहतर मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।